दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर के आया हूँ वाटर शेड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट के ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर तरह के सेमेस्टर एग्जाम से लेकर के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है मैं सेमेस्टर एग्जाम का तैयारी करूँ तो क्या वीडियो देखूँ, और ये भी मत सोचना कि क्या मैं कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता हूँ तो भी ये वीडियो देखूँ या ना देखूँ। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन को ही शामिल किया है जो कि आपके सिलेबस वाले हैं, चाहे सेमेस्टर एग्जाम का हो या फिर कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो उसका टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको वीडियो पे फोकस करना है और आप प्रश्नों का उत्तर फटाक से दे दोगे। चलिए मैं वीडियो शुरू करूंगा, उससे पहले कहूँगा आप लोग वीडियो कौन तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले स्लाइड्स तैयार करो घंटों बैठकर, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर इसको अपलोड करो, तब आप तक पहुंच पाता है। तो मेरा बहुत मेहनत लगता है और मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। लाइक करना है तो कर दीजिए, उसमें कोई वो नहीं है, अगर अच्छा लगे तो ही लाइक करना, इसलिए नहीं कि वो मेहनत कर रहा है तो लाइक कर दे, अच्छा लगे तो लाइक करना। सब्सक्राइब तभी करना जब आपको चाहिए, जब आपको लगता है कि इसी तरह की वीडियो आगे भी चाहिए, वरना कोई बात नहीं। लाइक सब्सक्राइब तो करने से कहने से कोई नहीं करता, जिसको पसंद आता है वही करता है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से मैं भी जानता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों देर किए बिना मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा, उससे पहले कहूँ कि पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, कोई भी पर्सनल सवाल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि मैं बताऊँ इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन को कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बंजर भूमि राजस्थान राज्य में है। ये तो बात बच्चे को भी पता होता है। नेक्स्ट है IWDP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो ये जो है ना दोस्तों, ये कई सारे छात्रों को ये कंफ्यूज करता है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो IWDP का मतलब होता है दोस्तों, आई से इंटीग्रेटेड, और W से वाटर शेड, D से डेवलपमेंट और P से प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है IWDP का मतलब। नेक्स्ट है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है दोस्तों? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 119 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे mm नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे CM की जगह mm होता ना दोस्तों, अगर mm में पूछे यानी मिलीमीटर में पूछे तो कितना होता है दोस्तों? 1190 या फिर 1194 होता है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट तो 1194 होता है, लेकिन 1190 भी कहीं कहीं आता है ऑप्शन में। तो ये होता है दोस्तों mm में यानी मिलीमीटर में, और ये होता है दोस्तों सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेंटीमीटर मिलीमीटर का कितना होता है? 10 गुना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मृदा क्षरण को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो मृदा क्षरण जो है ना वो मुख्य रूप से 2 भागों में उसको बांटा गया है, एक होता है प्राकृतिक क्षरण, दूसरा होता है कृत्रिम क्षरण। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में तालाबों से सिंचाई कितना होता है दोस्तों? तो भारत में जो है ना वो तालाबों से सिंचाई लगभग 15% जो भूमि है ना भारत का, वो तालाबों से सींचा जाता है, यानी उसको पानी पटाया जाता है। नेक्स्ट है, जल संग्रहण शब्द किसने दिया था दोस्तों? ये तो बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कई बार परीक्षा में पूछा गया, चाहे आपका सेमेस्टर का परीक्षा हो और चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो दोस्तों जल संग्रहण शब्द, द टर्म वाटर हार्वेस्टिंग, ये किसकी, वाटर कंजर्वेशन, ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था मायर्स के द्वारा। किसके द्वारा? मायर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ DPAP। तो DPAP का मतलब होता है दोस्तों ड्रॉप प्रोन एरिया प्रोग्राम, और ये होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों सूखा बहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP का मतलब होता है। ये तो भाई रटने वाली चीज़ है, आपको पढ़ना ही होगा हर हाल में। नेक्स्ट है, मृदा कणों का अलग होना तथा उससे गति होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मृदा क्षरण कहते हैं। ठीक है, मृदा एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके लिए क्षतिग्रस्त पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, यानी ट्री फॉर एवरी चाइल्ड जो प्रोग्राम था, इसको चलाया गया था पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ IWM। तो दोस्तों IWM का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, भले ही आपको छोटा लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोट नहीं है, ये बड़ा है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, मृदा का परिवहन पृथक्करण क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों मृदा जब एक जगह से हटकर कहीं दूसरा जगह जाता है, यानी वो हट जाता है, पृथक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मृदा क्षरण। ठीक है, मृदा क्षरण कहते हैं। और नेक्स्ट है, अतिवृष्टि क्या होता है दोस्तों? तो अतिवृष्टि क्या है? तो आपको ध्यान देना है, अधिक चराई, जैसे मान करके चलिए कोई भी जगह हो, चारागाह हो, उस पर अधिक चराई कराने से क्या होता है ना दोस्तों, जो जानवर होते हैं ना, बकरी या फिर गाय, उसके पैर से वहाँ की घास कट जाती है और मिट्टी वहाँ की ढीली हो जाती है, और वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे सोइल इरोजन हो जाता है। इसको अतिवृष्टि कहते हैं, अधिक चराई को अतिवृष्टि कहते हैं, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र
प्राकृतिक रूप से मृदा का एक स्थान से हटना और दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है दोस्तों? तो अगर प्राकृतिक रूप से हट रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक क्षरण। आपको ध्यान में रखना है, क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्षरण। ठीक है। और नेक्स्ट है, राजस्थान में मृदा क्षरण का दर क्या है दोस्तों? तो राजस्थान में मृदा क्षरण का दर क्या है? तो इसका जवाब मैं आप लोगों से कमेंट में चाहूँगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे जल समेट क्या है? तो दोस्तों जल समेट जो होता है ना, वो जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है। क्या होता है? जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो इंग्लिश में है, तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल इंग्लिश में ही सेम एज इट इज़ पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जल समेट त्यामिकी जल समेट त्यामिकी का प्रयोग किया जाता है। मुझे लग रहा है ना ये, हाँ, यहाँ पे तकनीकी होगा। ठीक है, यह त्यामिकी नहीं होगा। यहाँ पे जल समेट तकनीकी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये बरानी क्षेत्रों में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? ये बरानी क्षेत्रों में करते हैं। नेक्स्ट है, झूम खेती प्रचलित है। तो दोस्तों झूम खेती जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पॉपुलर है। ठीक है, जहाँ पे आपके असम, मेघालय ये सब आता है, सिक्किम वगैरह। नेक्स्ट है, भारत में भारत में लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्रफल कितना है? 8 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। और नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों। तो क्षारीय मृदा किधर पाई जाती है? तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पीएच 5 वाली मृदाएं कहलाती है दोस्तों। तो आपको पता है जिसका पीएच 7 से कम हो अम्लीय कहलाता है। ठीक है। लवणीय किसे कहते हैं, क्षारीय किसे कहते हैं, आप समझते हैं? जो जैसे जैसे पीएच स्केल हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 7, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो जो इधर होगा वो अम्लीय होगा, इधर होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, यानी इधर होगा माइनस में होगा, कहने का मतलब इधर घटता जाएगा। जो 5 से कम हो, जो 7 से कम हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये सब अम्लीय हो जाएगा। और इधर जो हो जाएगा ना, वो क्षारीय हो जाएगा। और बात करें लवणीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है और 8.5 तक होता है। पीएच कितना होता है? 7 से 8.5 तक। ठीक है, 7 से ऊपर और 8.5 के नीचे होता है। और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है, यानी 8.5 से 10 तक होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, NBSSNLUP कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वनों को काट करके, अत्यधिक चराई द्वारा, सिंचाई द्वारा या वनीकरण द्वारा। तो क्या आप वनों के काट करके मृदा क्षरण को रोक सकते हो? तो नहीं रोक सकते हो। अधिक चराई कराकर? बिल्कुल नहीं। सिंचाई द्वारा? बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका फॉरेस्टेशन यानी वनीकरण द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम लोग चूना का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका चूना का यूज़ करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः मिलाया जाता है। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ क्यों मिलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मृदा के भौतिक दशा को सुधारने के लिए मिलाते हैं। ठीक है। क्या मृदा अम्लता को कम करता है? तो नहीं करता है। कार्बनिक पदार्थ तो मृदा अम्लता को और बढ़ा देता है। जैसे हानिकारक जीवों को मारने के लिए ये भी नहीं होगा। तो ऐसे आपको ऑप्शंस को देखकर भी आपको सही उत्तर कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को देखने से क्या पता चलता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन आपने काट दिया कि नहीं होगा, तो चौथा तो ऑब्वियसली होगा ही। तो इस तरह से भी आपको करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना आता हो कि यही होगा। अगर जिस दिन आपको ये आ गया ना कि कौन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? जिप्सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जिप्सम का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ईमानदारी पूर्वक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो अच्छा लगे तो ही करना, अदरवाइज मत करना। मैं कहूँगा कि मत करना अगर अच्छा ना लगे तो। लेकिन ये कमेंट करके बता देना कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जिप्सम का सूत्र वो बता देना। ठीक है। नेक्स्ट है, वायु क्षरण मुख्यतः होता है। तो ये शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है? वायु क्षरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मृदा निम्नलिखित क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर है? तो दोस्तों भारत में मृदा निम्नलिखित क्षेत्र कितना है, यानी सोइल डिग्रेडेड सोइल्स कितना है इंडिया में? तो ये होता है आपका 97.85। ठीक है, 97.85 यहाँ पे मिलियन हेक्टेयर में होगा। ठीक है, यहाँ पे मिलियन हेक्टेयर होगा। ये आपको क्योंकि यूनिट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ इसलिए नीचे नहीं लिखा हुआ। ठीक है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो ये 1985 में की गई थी। कब? 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है, वायु अपरदन के प्रकार हैं।
तो वायु अपर्दन के प्रकार जो होते हैं ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों वायु अपर्दन जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर इरोजन, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सपरन, दूसरा हिंदी में बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में समझना हालांकि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा होता है उच्छलन और तीसरा होता है निलंबन। अब दोस्तों इसको इंग्लिश में सुनिए, क्योंकि इंग्लिश में करना बहुत आसान हो जाता है। पहला होता है दोस्तों सरफेस क्रीप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला होता है ना, जिसको सरफेस क्रीप कहते हैं। ये मृदा के वायु क्षरण का पहला अवस्था होता है, ठीक है। ये कणों का आकार इसमें कितना होता है? तो 0.5 mm से अधिक होता है। कितना होता है? 0.5 mm से अधिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका सरफेस क्रीप के बाद सल्टेशन आता है। तो सल्टेशन में होता है दोस्तों, इसको उच्छलन बोलते हैं। इसमें कणों का आकार कितना होता है? 0.1 to 0.5 mm, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये दूसरा स्टेज है। और तीसरा क्या है दोस्तों? निलंबन, जिसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसमें कणों का आकार कितना होता है? 0.1 से कम होता है। कितना होता है? 0.1 से mm से कम होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 अवस्थाएं किसकी होती है? आपके वायु अपर्दन के होते हैं, ठीक है। इसमें पहला अवस्था होता है सरफेस क्रीप, दूसरा होता है सल्टेशन, तीसरा होता है निलंबन, ठीक है। ट्रिपल एस का मतलब होता है सरफेस क्रीप, सल्टेशन और सस्पेंशन। सबसे छोटा कण निलंबन में, यानी इसको सस्पेंशन बोलते हैं, इसमें होता है। सबसे बड़ा कण सरफेस क्रीप में होता है। नेक्स्ट है जल क्षरण का प्राथमिक अवस्था कौन सा होता है? अब दोस्तों आपके साथ मैं एक ट्रिक शेयर करूंगा, पहले इसका उत्तर दे देता हूँ। जल क्षरण का प्राथमिक अवस्था कौन सी है? तो स्प्लेश, या जिसको बौछार अपर्दन भी कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर दूं पहले, ठीक है। ट्रिक ये है दोस्तों, ये एस गलत लिख गया, एस आर और जी, ये मैंने SSRG लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मृदा क्षरण में, मृदा का जल से क्षरण होता है मृदा का, उसके 4 अवस्थाएं हैं। पहला होता है दोस्तों स्प्लाश, ठीक है, स्प्लाश, ठीक है, स्प्लाश। ये और दूसरा होता है दोस्तों सीट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीट। और दोस्तों इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये इंग्लिश में आसान करना ईजी होता है। और तीसरा होता है दोस्तों रील, ठीक है, रील। और चौथा है दोस्तों आपका गली, ठीक है, GULLY गली। तो SSRG, पहला आता है स्प्लाश, दूसरा एस का मतलब है सीट, और तीसरा आर का मतलब है रील, और चौथा जी का मतलब है गली। अब दोस्तों क्या है, तो जो मृदा अपरदन होता है ना, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तो होता है आपका सीट या फिर परत क्षरण, ठीक है। और सबसे पहला अवस्था कौन सा है? तो आपका होता है स्प्लेश या बौछार अपर्दन, ठीक है। और बौछार के बाद रील आता है, और रील के बाद गली आता है, ठीक है, रील के बाद गली आता है। आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा गली इरोजन जो है ना, जिसको अनालिका क्षरण बोलते हैं, तो ये किसका बृहत रूप है? तो ये रील इरोजन का बृहत रूप है। कौन सा? तो जिसको गली इरोजन बोलते हैं। पहले जैसे रील होता है ना, रील इरोजन, ये पहले छोटा होता है, अगर यहीं बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बना लेता है, तो इसको हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है जल क्षरण के सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है? देखिए एक क्वेश्चन आ गया सामने। तो सीट इरोजन या फिर परत क्षरण जो है ना, ये सबसे घातक होता है, क्योंकि ये जब कटता है ना मिट्टी, तो किसानों को भी नहीं दिख पाता कि मिट्टी किधर से कटा और किधर गया। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होता है ना, वो बिल्कुल पानी पड़ने के बाद मिट्टी का जो पानी होता है ना, पानी मिट्टी दोनों साथ में घुलकर कहीं दूर चला जाता है। नेक्स्ट है उपजाऊ मिट्टी का सबसे ज़्यादा क्षरण किस में होता है? तो सबसे खतरनाक भाई आपका सीट इरोजन है, तो इसी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का भी क्षरण होता है। नेक्स्ट है यू आकार की अनालिकाएँ पाई जाती है। तो यू आकार की अनालिकाएँ जो होती है दोस्तों, ये आपके मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन जोन्स में पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है। तो दोस्तों चूना युक्त मृदा का निर्माण शुष्क एवं नम क्षेत्रों में होता है। किधर होता है? शुष्क एवं नम क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट है मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सी है? तो दोस्तों मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक लवणीयता एवं क्षारीयता ये भी है, मृदा अपरदन ये भी है, और कार्बनिक अपशिष्ट, ये सभी के सभी क्या हैं? ये मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक हैं, फैक्टर हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई का खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, अगर वनों को काट दें तो क्या चराई क्षेत्र में वृद्धि होगी? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और क्या कीट और पीड़ा खत्म हो जाएंगे वनों को काटने से? अरे भाई बिल्कुल नहीं होगा, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो क्या होगा इन ऑप्शंस को देखें तो मृदा अपरण पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर वनों को काट दें तो जो पानी, वर्षा का पानी जो पहले पेड़ पे पड़ता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़े तो स्प्लाश इरोजन होगा और मृदा का क्षरण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है
अपरदन को बढ़ावा देने वाला फसल कौन है? ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए 4 फसलों का उदाहरण देकर जिसमें मक्का भी शामिल हो तो आपको उत्तर देना है मक्का। दोस्तों मक्का क्या होता है ना दोस्तों, मक्का जो होता है ना ये मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है, ऐसा फसल है, ठीक है। और बाकी जो मूंगफली हो गया या फिर बीन्स वाले क्रॉप हो गए, ये सभी मृदा अपरदन को रोकते हैं। नेक्स्ट है द साइज ऑफ मिनी वाटर शेड एरिया इज। अब आप कहोगे इंग्लिश में आ गया सर जी, अरे तो इंग्लिश हिंदी में क्या रखा है भाई, आपको मैं समझाता हूँ ना हिंदी में, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम वाला छात्र ही हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है द साइज ऑफ मिनी वाटर शेड एरिया इज। तो मिनी का मतलब होता है क्या, छोटा, ठीक है। तो जो मिनी वाटर शेड होता है ना दोस्तों, उसका आकार 1 से 100 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 1 से 100 हेक्टेयर होता है, ठीक है, मिनी का। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भले कोई पेड़ पौधा नहीं लगाता, पर्यावरण से प्यार नहीं करता, वो भी मना लेता है स्टेटस लगा करके। तो जो लड़के स्टेटस लगाते हैं उनको तो याद ही होगा कि आपने लास्ट टाइम कब लगाया था इन्वायरमेंटल डे का, ठीक है, इन्वायरमेंट डे का। तो 5 जून को होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चावल की लवणीयता प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो जो चावल की लूनी श्री ये वैरायटी है ना दोस्तों, ये क्या है, ये सॉल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अपना स्लाइड जो है ना यहीं पे टोटल समाप्त होता है। मैंने आपको बोला था लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा और मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 50 क्वेश्चन, मोर देन 40 क्वेश्चन करा भी दिया। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो। फिलहाल दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और आपको बता दूं PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, सवाल के लिए कोई भी पर्सनल सवाल के लिए इंस्टाग्राम पे आएँ। बाकी आपकी इच्छा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना और नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।